नमस्कार साथियों, हमारा आज का वीडियो अमेरिका की वॉर इकोनॉमिक्स के ऊपर है कि किस तरह अमेरिका एक गिद्ध की तरह जो युद्ध में मौतें होती हैं उसके ऊपर वो बिजनेस करता है। इनफैक्ट वो अपने बिजनेस के लिए ही दुनिया में युद्ध करवाता है। या तो वो युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है या फिर दो पक्षों में से एक पक्ष को वो सपोर्ट करता है, उसे उकसाता है। कुल मिलाकर पर्पस ये होता है कि दुनिया में संघर्ष जारी रहे, उसका बिजनेस चलता रहे। जो अनुभव है वो इस तरीके का है कि ये लगता है दुनिया में दो शक्तियां ऐसी हैं जो दुनिया में संघर्ष को जारी रखना देखना चाहती हैं। एक शक्ति है इस्लामिक शक्ति और दूसरा है अमेरिका। दोनों का पर्पस अलग अलग है लेकिन चाहते दोनों एक ही तरीके से हैं। जैसे इस्लामिक शक्ति अपने दीन के लिए यह काम करती है, उसे दुनिया में इस्लाम स्थापित करना है। वो इस पर्पस से दुनिया में संघर्ष को बनाए रखना चाहती है। और अमेरिका अपने बिजनेस के लिए इस तरीके की कोशिश करता है कि दुनिया में हमेशा संघर्ष बना रहे, युद्ध चलते रहें। हम इस वीडियो में ये सारी जो बिजनेस की टैक्टिक्स हैं अमेरिका की, कि वो किस तरीके से अपना बिजनेस चलाता है एक युद्ध के ऊपर, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। साथ में भारत जैसे देश को इस नीति से, अमेरिका की नीति से या यूरोप की नीतियों से हमें क्या सीखना चाहिए, इस वीडियो में हम ये सारी बातें भी कवर करेंगे। मैं टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आइडिया है तो प्लीज शेयर करना। देखिए, जो अमेरिका की पॉलिसी है युद्ध की, बिजनेस के जो टैक्टिक्स हैं, बिजनेस तभी से चालू हो जाता है जब से युद्ध शुरू होता है। इनफैक्ट युद्ध की जो पॉसिबिलिटी है, जब पॉसिबिलिटी ही उत्पन्न हो जाती है तो बिजनेस चालू हो जाता है। अमेरिका हथियार बेचने शुरू कर देता है। आप एकदम से देखेंगे जो हथियारों की कंपनियां हैं अमेरिका की, उनके शेयर्स एकदम से उछाल मारते हैं, तो बिजनेस वहीं से चालू हो जाता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है। जो हथियार बेचते हैं, अगर उनके पैसे साथ के साथ ना मिले, जैसे यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन और रूस का, तो जो हथियारों की कंपनियां हैं उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला होगा यूक्रेन से, यानी कि वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 2-4 महीने में ही पैसा आ गया। ये मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इसमें लगते हैं। युद्ध चालू हुआ, इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, युद्ध खत्म होगा तो उसका प्रॉफिट आना शुरू होगा। जो प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डिपेंड करता है कि युद्ध कितना लंबा चला है। जो उनमें से दो देशों में से एक देश कितना उसका विध्वंस हुआ है, वो कितना सर्वनाश की तरफ बढ़ा है, उसका नाश जितना ज्यादा होगा, विध्वंस जितना ज्यादा होगा, अमेरिका का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। पहले वो हथियारों से इन्वेस्ट करेगा, फिर उस देश की हालत जब खराब हो जाएगी, उसका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, उसको रिबिल्ड करना होगा। तो उसके लिए ठेके जो दिए जाएंगे कंपनियों को, वो अमेरिका की ही कंपनियों को दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पहले इन्वेस्टमेंट हुआ और फिर उसका प्रॉफिट आना शुरू हुआ। ये इस वीडियो में हम आगे चल के ये सारी बातें करने वाले हैं। इसको बोला जाता है वॉर इकोनॉमिक्स। वॉर से रिलेटेड जो बिजनेस है, अमेरिका क्या टैक्टिक्स यूज करता है, हम इस वीडियो में ये सारी बातें करने वाले हैं। हम इन चीजों को ढंग से समझने के लिए यूक्रेन को बीच में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, क्योंकि जो हाल का युद्ध है वो यूक्रेन का चल रहा है और इनकी कठपुतली भी यूक्रेन ही है। तो यूक्रेन को कंसीडर करके हम इस वॉर इकोनॉमी को समझेंगे। बीच बीच में भारत या पाकिस्तान जैसे देशों के एग्जाम्पल भी हमें समझने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर हम इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल बात करें, तो आपने ये देखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूरोप बेशक जीत गया था। यूरोप से मतलब है उस समय फ्रांस और यूके, ये लोग जीत गए थे, लेकिन ये भी बुरी तरह तहस नहस हो गए थे। इनमें भी जो कंस्ट्रक्शन है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा तहस नहस हो गया था। तो इसको रिबिल्ड करने के लिए अरबों डॉलर्स अमेरिका ने यूरोप को उधार दिए थे एज अ लोन। और वो जो सारे ठेके हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूरोप को, वो सारे ठेके अमेरिकी कंपनियों को मिले थे, क्योंकि जो लोन है वो डॉलर्स में ही दिया गया था और डॉलर्स में ही वापस लिया गया। और ये कंडीशन थी कि जो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कंपनियों को ठेके मिलेंगे वो अमेरिका की कंपनियों को ही मिलेंगे।
तो इस तरीके से अमेरिका ने वहां से ये चीजें चालू की और आज तक चालू हैं, वो चीजें चल रही हैं। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें पैलेस्टाइन का, फिलिस्तीन का, एक तरफ फिलिस्तीन के विरोध में हैं ये सारे देश, यूरोपीय देश, अमेरिका देश, दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन को रिकंस्ट्रक्ट, रिबिल्ड करने की बात करते हैं और रिबिल्ड करने के लिए पैसा जुटा रहे हैं दुनिया भर से, चाहे वो अरब के देश हो, जापान हो, भारत हो, यूरोप हो। और वो ठेके, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए जो ठेके मिलेंगे वो अमेरिकन कंपनियों को मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, पहले अमेरिका लोन देता है, ठीक है, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो जो लोन देंगे वो डॉलर में देंगे, तो वहां से जो अमेरिका के बैंक्स हैं वो फलेंगे फूलेंगे, फिर हथियार बिकेंगे। अमेरिका क्या करेगा, अपनी ही कंपनियों से वो हथियार बिकवाएगा, यानी कि हथियारों के मन माफिक पैसे लिए जाएंगे। अब जैसे यूक्रेन है, ठीक है, कोई चीज 100 रुपए की है, अब जिस हालत में भारत है फॉर एग्जांपल, तो भारत के पास ऑप्शंस है कई सारी, तो वो 100 रुपए से 90 रुपए पे आएगा कि भाई हमें 90 में चाहिए और वो देगा। लेकिन जो यूक्रेन की हालत है वो इस तरीके की है कि वो बार्गेन नहीं कर सकता, तो 100 रुपए की चीज अमेरिका उसे 110 रुपए में देगा। तो हथियारों की जो कीमत है वो बढ़ गई है, तो अभी तो हथियारों की कीमत के द्वारा वो वहां इन्वेस्ट कर रहा है, फिर यूक्रेन को बनाया जाएगा, तो वो जो ठेके हैं, वो जो लोन उतारना होगा, अभी हम उस उतारने की शर्तों को भी देखेंगे कि किस किस तरीके की शर्त वहां लगाई जाएंगी, है ना। और वो जो ठेके दिए जाएंगे अमेरिका से, तो अमेरिका का पैसा वापस से अमेरिका में ही आ जाएगा। यही वॉर इकोनॉमी है। अब देखो, एक बात यह है कि वॉर जितना लंबा जाएगा उतना ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। यूक्रेन और रूस की अगर हम बात करें, तो अमेरिका की जो शुरू की जो सिचुएशन थी वो ये चाहता था कि भारत रूस से तेल इंपोर्ट करे, जिससे कि तेल की कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, वैश्विक कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। अगर तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उसमें ही धक्के लगने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसकी सरकार को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जो वर्ल्ड है बाकी का, उस पर बहुत ज्यादा फर्क ना आए, उस पर बहुत ज्यादा अगर असर पड़ने लगा तो वो मीडिएट करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। तो युद्ध इस तरीके से चले कि वो चलता रहे, वो एकदम से बंद ना हो जाए। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 5-7 दिन में बंद हो गया ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो ये सिचुएशन बहुत फायदेमंद नहीं है अमेरिका के लिए। वो ये चाहेगा कि युद्ध लंबा खिंचे, वो ये चाहेगा कि एक पक्ष, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को उसने मदद की, तो वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान बिल्कुल तहस नहस हो जाए, तभी तो रिबिल्ड करने की नौबत आएगी ना। तो पहले वो हथियार बेचता, अगर युद्ध लंबा चलता है, साल भर चलता, तो पाकिस्तान के सारे हथियार अमेरिका से आते, तो वो पहले तो वो हथियारों में कमाता, फिर पाकिस्तान को रिबिल्ड करना होता, उसके लिए अमेरिकन कंपनियों को ठेके मिलते। तो जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका को फायदा नहीं हुआ। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि युद्ध लंबा चल गया, जो बाकी का वर्ल्ड था उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो तेल के रेट हैं उनको बहुत ऊपर नहीं जाने दिया गया। तो भारत ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपना प्रॉफिट किया, लेकिन अमेरिका ने भारत को रोका नहीं उस टाइम पे। लेकिन अब एक टाइम हो गया है, 3.5-4 साल हो गए, तो प्रॉफिट लेने का टाइम हो गया है। इसीलिए अमेरिका बहुत ज्यादा जोर दे रहा है भारत पे। पहले इतना जोर नहीं दिया था क्योंकि वो चाह रहा था कि युद्ध चले, लेकिन अब उसे लग रहा है कि अब प्रॉफिट ले लेना चाहिए, अब युद्ध रुक जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंपनियों को ठेके दिलवा सके, पैसा कमा सके। इसीलिए भारत पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि अब युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करने के लिए आप तेल का इंपोर्ट बंद करो। तो युद्ध की जो लंबाई है या फिर युद्ध में कितना विध्वंस हुआ है, उस पे अमेरिका का प्रॉफिट, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि जो मीडिया है वो किस तरीके का रोल निभाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो अमेरिकन मीडिया है, वो किस तरीके से इस पर काम करता है। और भारत जैसे देश का मीडिया जाने अनजाने में वही टर्म्स यूज करता है जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे मीडिया में, तो हमेशा एक वर्ड यूज होता है, यूएसएज एड टू यूक्रेन, यूरोप्स एड टू यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन को सहायता, है ना। तो इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं, जबकि ये एड नहीं है, ये लोन है, ये कोई दान नहीं है। तो ये ब्याज सहित वापस लिया जाएगा यूक्रेन से। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड है।
तो मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, इस तरीके के नैरेटिव्स बनाता है। मीडिया के साथ साथ आईएमएफ अपना रोल निभाता है, वर्ल्ड बैंक अपना रोल निभाता है। इनके जो नाम है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऐसे लगता है कि ये वर्ल्ड की संस्थाएं हैं जो देशों की भलाई के लिए काम करती हैं, पर ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे इस वीडियो में भी आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि ये अमेरिकन कंपनीज ही हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे ये यूक्रेन की भलाई के लिए काम कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अमेरिका की भलाई के लिए ही काम करते हैं। सबसे पहली बात, ये लोग जो लोन हैं, ये उस देश की करेंसी के रूप में, लोकल करेंसी में नहीं देते। जैसे भारत की लोकल करेंसी क्या है? रुपया। तो रुपया में ये लोन नहीं देंगे, ये डॉलर में ही लोन देंगे। तो यूक्रेन जो है उसको लोन डॉलर में मिल रहा है, तो चुकाना भी उसे डॉलर में ही पड़ेगा। डॉलर जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा, अमेरिका की इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, जब वर्ल्ड बैंक लोन देता है तो उस लोन को रिकवर करने के प्लान बताता है, उस लोन को रिकवर करने की कंडीशंस बताता है दूसरे देश को कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और वो इस तरीके की मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया टर्म्स यूज करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो अच्छी बात है। किस तरीके की टर्म्स वो यूज करेगा? एक एग्जांपल यह है कि यूक्रेन ने 2020-21 के अंदर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। उस समय कोरोना वाली महामारी चल रही थी, है ना, तो यूक्रेन की इकोनॉमी एकदम से डाउन गई थी। उससे पहले 2014 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था रूस के साथ, तो यूक्रेन को बहुत सफर करना पड़ा था, उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन गई थी, तो उसको लोन लेना पड़ा था। बदले में वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि आपको लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको लोन तभी मिल पाएगा, यानी कि ये कंडीशन लगाई। अब लैंड रिफॉर्म देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, किस तरीके के सुधार, इससे देश का क्या भला होने वाला है। लैंड रिफॉर्म का यहां पे मतलब क्या था कि 2020 से पहले यूक्रेन में एक कानून था कि जो कृषि भूमि है उसको बेचा नहीं जा सकता, ना तो सरकार उसे बेचेगी ना किसान उसे बेचेगा। लीज पे दिया जा सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता। पर्पज यह था कि जो छोटे किसान हैं, ऐसा ना हो कि उनकी भूमि को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या विदेशी कंपनियां खरीद ले, वो भूखे मर जाएं। इस पर्पज से यह कानून चला आ रहा था। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पहली कंडीशन क्या की लोन देने के लिए कि भाई लैंड रिफॉर्म्स करो, कानूनों को बदलो इस तरीके से कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ पाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से खासकर मतलब है यूरोप और अमेरिका, है ना। तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो आप कमाओगे, आप कमा पाओगे तो हमारा पैसा उतार पाओगे। तो पहले लोन के जाल में फंसाओ और फिर ऐसी कंडीशंस रखो कि वो फंस जाए और आपकी बातें मानता चला जाए। अब देखो, जब वो लोन देगा, है ना, तो वो इस तरीके से देगा कि वो पैसा वापस भी आए। तो वो और क्या चीज करवाएगा? वो इकोनॉमी रिफॉर्म्स करवाएगा, वो लीगल रिफॉर्म्स करवाएगा। किस तरीके के रिफॉर्म्स करवाएगा? वो कहेगा कि भाई आप एक काम करो, अपना जो टैक्स का बेस है उसे बड़ा करो। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में अभी एक कानून आया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, तो टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा सरकार का? तो उसे नीचे करवाएगा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। वो बोलेगा भाई ये 3 लाख तक लेके आओ, 2 लाख तक लेके आओ, इसके ऊपर हर व्यक्ति टैक्स देगा। यानी कि जो बेस है, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरे। जब रिवेन्यू जनरेट होगा तो आप हमारा लोन उतार पाओगे। और क्या होगा? दूसरी बात है कि जैसे आज की सरकार दुनिया भर की सब्सिडीज देती है, किसानों को सब्सिडी देती है ना, महिलाओं को पेंशन देती है, बेरोजगारों को पेंशन देती है या बुजुर्गों को पेंशन देती है, तो ये सारी चीजें वो बंद करवा देगा कि भाई अगर आप इस तरीके से पैसा लुटाओगे तो आपकी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। तो आज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश कैसे करेंगे? तो इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए आपके पास रिवेन्यू आना चाहिए, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लाएं, आपके यहां पे पैसा जनरेट हो और आप हमारा लोन उतार पाएं। तो ये सारे रिफॉर्म्स के अंदर आएंगे। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये जनता के लिए रिफॉर्म्स नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए रिफॉर्म्स हैं। ये समझने वाली बात है। यानी कि टर्म्स इस तरीके की यूज होंगी जो आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे, एकेडमिक बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई होगी कुछ और। जैसे कि एक चीज और होगी, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक क्या बोलेगा कि जो पॉलिसी आप बना रहे हो इन्वेस्टर्स के लिए, पहली बात तो यह है कि पॉलिसीज इस तरीके की हो कि इन्वेस्टमेंट आसान हो, है ना। कॉर्पोरेट टैक्स कम करवाएगा, जो इंडिविजुअल टैक्स है वो बढ़वा देगा, यानी कि जनता पे टैक्स बढ़ेगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे टैक्स कम करवाएगा, जिससे कि और इन्वेस्टमेंट आए। बात वो क्या, लॉजिक क्या देगा? और इन्वेस्टमेंट आए।
तो उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स वो कम करवाएगा, यानी कि फॉरेन कंपनीज का फायदा हो और वहां के जो लोग हैं वो बोझ के नीचे आए, इस तरीके की पॉलिसी होंगी। और जो पॉलिसी बनेगी वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ये सरकार गई और पॉलिसी चेंज हो जाए, है ना, उनके अगेंस्ट हो जाए। तो पॉलिसीज इस तरीके से बनवाई जाएंगी 10 साल के लिए, कम से कम 15 साल के लिए, जिससे कि कंपनियां कमा ले, है ना। तो इस तरीके का जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो इस तरीके के उपाय करता है जिससे कि जो अमेरिकन कंपनी है वो कमा पाए। एक चीज और, एक रिफॉर्म और वो करवाएगा जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, एंटी करप्शन रिफॉर्म, कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए। अब सोचने में तो ये बात अच्छी है कि भाई करप्शन तो नहीं होना चाहिए, तो वो इस करप्शन को रोकने के लिए क्या बोलेगा कि भाई जो टैक्स है इसको डिजिटलाइज करो, जो टैक्स का कलेक्शन है वो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए उसका, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे टैक्स आ रहा है, कितना बजट है, कितना कहां पे खर्च हो रहा है और कितना रिवेन्यू आ रहा है। अब देखने में तो ये बातें अच्छी हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहला मतलब तो ये है कि उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए टेक कंपनियां हायर की जाएंगी। टेक कंपनियां कौन सी होंगी? वो अमेरिका की होंगी, गूगल है, मेटा है, जो दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो अमेरिकी कंपनियों को ठेके मिलेंगे। दूसरी बात क्या होगी, जब उन कंपनियों को ठेके मिल जाएंगे तो वो जो डेटा है उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। यही सारा गेम है। डेटा का मतलब क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको ये पता चलेगा कि यहां पे इस देश के अंदर कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, किस किस फील्ड में कितना कितना पैसा कौन कौन सी कंपनियां कमा रही हैं, यानी कि हमारी किस कंपनी को किस फील्ड में कितना पैसा लगाना चाहिए, कैसे वहां के जो ठेके हैं उनको लेना चाहिए, यानी कि उन पर अधिकार कर लेना चाहिए। तो वो जो डेटा है, वो जो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे वो जो डेटा कंट्रोल किया जाएगा, उससे ही उस देश की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि उस डेटा से ही सब कुछ पता लगने वाला है। और इसी के हिसाब से देखिए, जो गवर्नमेंट का जो डेटा होता है, जो गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो पॉलिसी उस हिसाब से तो बनाता है कि भाई हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं, इतनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, गरीबों के लिए हम ये करेंगे। अब वो सारा डेटा हो गया उन कंपनियों के पास, टेक कंपनियों के पास, अमेरिका के पास। तो वो जो अब अपना इन्वेस्टमेंट है उस डेटा के आधार पर करेगा और उससे पैसे कमाएगा। तो ये सारा खेल है। और वो जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, वो अमेरिका के हित की पॉलिसी बनाएगा, नाम बढ़िया बढ़िया देगा, रिफॉर्म्स के नाम देगा, लेकिन होगा इस तरीके से जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये इंटरनेशनल इनके नाम हैं, लेकिन ये अमेरिका के दाएं बाएं हाथ हैं जो अमेरिका की फुल हेल्प करते हैं कि उसका वर्ल्ड पे कैसे कंट्रोल हो। अब हम बात ये करते हैं कि यूक्रेन युद्ध से पहले कैसी उसकी सिचुएशन थी। देखिए, यूक्रेन को यूरोप का फूड बास्केट कहा जाता था, यानी कि वहां पे जो खेती है, उसकी जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, वहां काली मिट्टी मिलती है, बहुत उपजाऊ है। 70% यूक्रेन की भूमि ऐसी है जहां पर खेती की जा सकती है। अगर उसकी बात करें खेती की, तो जो सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करने में वो पहले नंबर पर है। 60% जो यूरोप का जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन से सप्लाई होता था। गेहूं के मामले में यूक्रेन 5वें नंबर पर है दुनिया में, और मक्का इतना ज्यादा होता है कि वो 4थे नंबर पर है एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड को। यूरोप का 15 से 20% जो अनाज है, ग्रेन है, वो यूक्रेन से इंपोर्ट होता था। यानी कि यूक्रेन पे उसकी बहुत लंबे समय से नजर थी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी वो यूक्रेन की मर्जी पर निर्भर करता था कि यूक्रेन उसे कितना सप्लाई करता है। अब लेकिन इस युद्ध के द्वारा यूरोप का, अमेरिका का उस पर इतना लोन हो गया है कि वो जो लैंड है, जो हमने अभी लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी, वो सारा लैंड इन कंपनियों के कब्जे में आ जाएगा, अमेरिका और यूरोप कंपनियों के कब्जे में आ जाएगा। तो अब उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब वो अनाज उन्हीं का है, वो जो खनिज होने वाले हैं वो भी उन्हीं के हैं, क्योंकि यूक्रेन लोन उतार नहीं पाएगा। उस लोन के बदले में उन्होंने लैंड खरीद लिए हैं, जो खनिज हैं, वो सारी भूमियां, खान जो हैं, माइंस, वो खरीद ली हैं, उन पर कब्जा कर लिया है। तो यूक्रेन की जो हालत थी, इतना हरा भरा देश था, ये उनकी बातों में आके इसने सब कुछ खो दिया। अब जब युद्ध चालू हुआ था, युद्ध के शुरू में जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस देखो, इस वाली पोजीशन में थे वो। अमेरिका ने, यूरोप ने पूरे भाव दिए जब तक कि ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, या बहुत शुरुआत थी। और आज क्या हालत है? आज ये हालत है। इसका डोमिनेंस देखो अमेरिका के राष्ट्रपति का, और इसकी हालत देखो, है ना। तो इस तरीके से
किसी व्यक्ति को अमेरिका द्वारा, यूरोप द्वारा, खासकर अमेरिका द्वारा फंसाया जाता है, उसे शुरू में उकसाया जाता है, लोन में दबाया जाता है और फिर इस तरीके की सिचुएशन की जाती है। अब युद्ध के बाद की सिचुएशन, या युद्ध तो अभी चल ही रहा है, अब है यूक्रेन इस वाली कंडीशन में, है ना। और इसको रिबिल्ड करने के लिए अमेरिका ने फंड जुटाने शुरू कर दिए हैं यूरोपियन देशों से और देशों से, और लगभग 524 बिलियन डॉलर इसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये जो पैसा है ये कहां जाएगा? भाई जाएगा तो कंपनियों के पास ही ना, जिनको ठेके दिए जाएंगे। काम तो कंपनियां ही करेंगी ना, और ये सारे ठेके मिलने वाले हैं अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो अधिकार है वो सबसे ज्यादा है यूक्रेन पे। और जो यूएस का फिलहाल का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत डोमिनेटिंग है, यूरोपियन कंट्रीज तो बोल ही नहीं पाते। तो आप ये मानो कि ये जो ठेके हैं लगभग 90% अमेरिका को मिलने वाले हैं और 5-7-10% यूरोपियन कंट्रीज को मिलने वाले हैं। और यूरोप इन बातों को समझता है, क्योंकि यूरोप भुक्तभोगी है वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद उसके साथ अमेरिका ने यही किया था। यूरोप की जो पावर है, यूरोप के जो सुरक्षा है, उनकी चाहे एनर्जी सुरक्षा हो या फिजिकल सुरक्षा हो कंट्री की, वो अमेरिका पर निर्भर है। इसलिए वो चुप रहते हैं। उन्हें पता होगा वो बोलना चाहेंगे तो भी वो चुप रहेंगे। इस तरीके की सिचुएशन यूरोप की है। तो अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो इससे फायदा लेंगे, भरपूर फायदा लेंगे। और यूक्रेन जो है वो आप ये मान के चलो अमेरिका की कॉलोनी हो गया है। अब ये कॉलोनी उस तरीके की कॉलोनी नहीं है जैसे भारत में ब्रिटिशर्स आके रहते थे, यहां पे रूल करते थे। ये कॉलोनी अलग तरीके की है। यहां डिजिटलाइजेशन द्वारा पूरा जो सिस्टम है, चाहे वो कानून हो, वहां की जो व्यवस्था है वो अमेरिका के हाथ में होगी। जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, जो बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, वो सारे अमेरिका के हाथ में हैं यूक्रेन के। तो यूक्रेन जो है अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर बाई चांस रूस मान जाता है तो यूक्रेन पर बिल्कुल एकाधिकार हो जाएगा अमेरिका का, यूक्रेन की सारी पॉलिसीज पे। तो ये जो कॉलोनाइजेशन का अलग तरीका है, ये जो डेटा कंट्रोल है, जो वहां के जो रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकार किया जाता है इनडायरेक्ट रूप से। यानी कि अमेरिका को यूक्रेन पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है ना। वो वहीं पर बैठे बैठे यूक्रेन का प्रशासन चलाएगा। तो इस तरीके की नई नई कॉलोनियां अमेरिका बनाने की कोशिश करेगा। तो अब बात यह है कि भारत जैसे देश को इससे क्या लेसन मिलता है, भारत के लोगों को, हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है इस बात से। तो पहली बात तो यह है कि हम लोगों को एफिशिएंट लीडर्स चुनने चाहिए। जो सामर्थ्यवान लीडर्स हैं उन्हें हमें इलेक्ट करना चाहिए। जेलेंस्की जैसे लोग जो इनोसेंट हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं हैं, जो अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो जो बुद्धू हैं पॉलिटिक्स को कंसीडर करते हुए, वो एक्टर अच्छा हो सकता है, वो कॉमेडियन अच्छा हो सकता है, लेकिन वो उसी फील्ड के लिए बेस्ट है। तो वो एक्टर जो है वो हमारे हीरोज नहीं है। तो हमें हमारे हीरोज उस हिसाब से, उनके सामर्थ्य के हिसाब से चूज करने चाहिए। पहली सीख तो ये है। जो हाल जेलेंस्की ने यूक्रेन का किया, अगर हम इसी तरीके का कोई लीडर भारत में चुन लेते हैं तो ये ही सिचुएशन हमारे साथ भी होने वाली है। तो पहली बात तो ये है कि भाई कोई फिल्म एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो या किसी और फील्ड का हो, जो फेमस है वो अच्छी बात है, हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये हमारा एमएलए एमपी बनाएं। ये टोटली डिफरेंट फील्ड हैं। तो हमें फील्ड के हिसाब से लोगों को चुनना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो फ्री की स्कीम्स चालू हुए हैं, ये जो फ्री की रेवड़ियां चालू हुई हैं कि भाई बैंक में 10,000 रुपए डाल दिए, हम अगर जीत गए तो आपको इतने रुपए फ्री देंगे, ये वाली चीज जो है ये लंबे समय तक नहीं चलने वाली। कोई भी पॉलिटिशियन अपनी जेब से पैसे नहीं देगा। अभी भारत की इकोनॉमी अच्छी है तो सरकार दे पा रही है, पर यह सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन देश बूढ़ा होगा। अभी हम यंग हैं, ज्यादातर जो कमाने वाली पब्लिक है वो यंग है, लेकिन जापान वाली सिचुएशन आएगी 20 साल 25 साल में। तो क्या होगा, हम इन आदतों में पढ़कर कि भाई हमें फ्री में मिल जाए पैसा, तो ये वाली जो आदत है ये हमें जब पड़ जाएगी तो हमारी सरकारें विदेशों से पैसा लेंगी। इसी तरीके के नए नए स्कीम्स के लिए वहां से लोन लिया जाएगा, आईएमएफ से लोन लिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा, और इसी तरीके की कंडीशंस हमारे ऊपर भी लगाई जाएंगी। अभी तो हमें 10,000 रुपए 15,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे भी खत्म होंगे, टैक्स भी बढ़ेंगे, सब्सिडी भी खत्म होंगी अगर हम ऐसे ही चलते रहे। तो ये हमें देखने वाली बात है।
अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में यही सिचुएशन हुई है। पाकिस्तान के जो प्रशासक हैं, वहां की जो लीडरशिप है, वो तो बुद्धू है, वो अंधी है, वो धर्मांध है ना। वो केवल भारत के नुकसान के लिए रोज रोज लोन ले रहे हैं। वो लोन उन्हें उतारना पड़ेगा। लोन नहीं उतारते हैं, जो वहां पे जो महंगाई हुई है ना, जो वहां पे 150, 200 रुपए किलो आटा हुआ है, वहां पे जो सब्सिडी खत्म हुई है, वो इन्हीं कंडीशंस की बदौलत हुई है। जो IMF ने पैसा दिया है कि भाई आप ये सब्सिडी खत्म कर दो, ये टैक्स लगाओ, इसी वजह से उनकी करेंसी डाउन गई है, महंगाई इस हद तक पहुंची है। तो वहां के लोगों को समझना चाहिए कि एक पड़ोसी देश से आप जो दुश्मनी पाले हुए हैं, उसकी बदौलत आपको कितना नुकसान हो रहा है। आप अमेरिका की, यूरोप की कॉलोनी बनने जा रहे हैं इन फ्यूचर, या तो यूरोप अमेरिका की या फिर चाइना की। तो हमारे लिए ये सब सीखने वाली बातें हैं कि हम अननेसेसरी में फ्री की रेवड़ियों से बचें, हम काबिल नेताओं को चुने जिससे कि इस तरीके की सिचुएशन हमारे साथ ना आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।